Assalamu alaikum everyone. This is lecture number 9 and the name of this topic is requirement engineering. देखिए requirement engineering एक complete process है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. ये एक पूरी फील्ड है जिसपे बहुत कुछ डिस्कस हो सकता है. अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं इयान सोमा वाली, उसके चैप्टर नंबर 4 को आप रीड कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये पूरा प्रोसेस आपको जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ज्यादा आप अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कैरी कर सकते हैं बिकॉज इट इज द बेस. जितनी अच्छी आपकी बेस बनेगी उतनी ही मजबूत आपकी इमारत खड़ी होती है. ठीक है ना. तो बुनियाद डालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है. ठीक है. सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है क्या और क्यों इसको एक पूरी फील्ड कहा जाता है, क्यों इस पे ज्यादा रिसर्च होती है रिस्क मैनेजमेंट के बाद. सो द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सर्विसेज that the customers requires for a system and the constraints under which it operates and is developed. देखिए, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है या आपका जो भी सिस्टम है वो उसमें क्या सर्विसेज होंगी और वो सर्विसेज आपको किन कंस्ट्रेंट्स के साथ इम्पोज करनी है, किन कंस्ट्रेंट्स के साथ क्या सर्विसेज आपको अपने सिस्टम पे डेवलप करनी है जिसका आपका सिस्टम ऑपरेट होता है, उन सर्विसेज और उन कंस्ट्रेंट्स को एस्टेब्लिश करना इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. इस वजह से एक पूरा प्रोसेस है क्योंकि कंटिन्यूसली आप सर्विसेज को इम्पोज कर रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि किन कंस्ट्रेंट्स के साथ हमें किसी पर्टिकुलर सर्विस को डेवलप करना है. राइट. तो रिक्वायरमेंट्स देमसेल्फ सिस्टम की डिस्क्रिप्शन होती हैं. ठीक है. बजाते खुद रिक्वायरमेंट्स बता रही होती हैं कि सिस्टम की सर्विसेज क्या होंगी और क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे. कंस्ट्रेंट मींस क्या वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सक्लूड करते हुए हमें सर्विसेज को डिजाइन करना है. तो ये सारा प्रोसीजर, ये सारी डिस्क्रिप्शंस आप रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के दौरान कर रहे होते हैं. इसी वजह से इसको आप एक प्रोसेस का नाम देते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट कि आपने रिक्वायरमेंट सुन ली और अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है. ये एक पूरा प्रोसेस है. अब जब आप इस प्रोसेस के स्टेप्स देखेंगे तब आप इस बात से और इत्तेफाक करने लगेंगे कि हाँ, इट्स नॉट अबाउट कि बस एक पर्टिकुलर टास्क था वो आपने परफॉर्म कर दिया. इट्स अ कंप्लीट फेज ऑफ वर्क. राइट. सो लेट्स सी मोर so that you will have a clear understanding of it. ठीक है. रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपको पता होगा रिक्वायरमेंट क्या होती है. रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक सिस्टम की बिल्कुल हायर लेवल की बात से लेके उसके अंदर तक जो भी मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन भी अगर कोई आ रही है ना, हर वो चीज रिक्वायरमेंट है. राइट. रिक्वायरमेंट सिर्फ ऐसी नहीं होती कोई बहुत सुपरफिशियल बात कह दी वो रिक्वायरमेंट है. एक सुपरफिशियल बात से लेकर एक बहुत नैरोड वर्जन ऑफ थिंग तक आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेट करती है वो रिक्वायरमेंट है. right. So from a high level abstract statement of a service or of a system constrained to a detailed mathematical function specification, हर वो स्पेसिफिकेशन जो आपके सिस्टम से रिलेट करती है, आया वो हायर लेवल हो और वो एक बहुत ही अंदर की मैथमेटिकल फंक्शन की स्पेसिफिकेशन की बात हो रही हो, हर वो चीज रिक्वायरमेंट है जिसका सिस्टम को, जिसपे हमें सिस्टम बनाना है, जिसमें हमें कोई सर्विस इंप्लीमेंट करनी है. राइट. सो ये चीज अनअवॉइडेबल है कि रिक्वायरमेंट में सर्व अ डुअल फंक्शन. क्या मतलब इस बात का मतलब यह है कि रिक्वायरमेंट ही वो बेसिस होती है जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. जितना एफिशिएंटली आप रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, जितना ज्यादा इंटेलिजेंटली आप उसको इंटरप्रेट करेंगे कि किस रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है और किस रिक्वायरमेंट को हमें किस तरह से लेके चलना है और इसमें क्या क्या फंक्शंस इनकॉर्पोरेट होते हैं, क्या क्या सर्विसेज इनकॉर्पोरेट होती हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स मींस रिस्ट्रिक्शंस इनकॉर्पोरेट होती हैं, उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांसेस आपको हो जाएंगे. राइट. सो इट मे बी द बेसिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, देयरफॉर मस्ट बी डिफाइंड इन डिटेल. ठीक है ना. जो वही मैंने कहा कि जितनी मजबूत आपकी बुनियाद डलेगी उतनी ही ज्यादा लॉन्ग लाइफ आपकी इमारत खड़ी रहेगी. ठीक है ना. बुनियाद मजबूत नहीं डालेंगे इमारत गिर जाती है. वही जो है रोल आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का होता है जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे होते हैं, जब कोई सिस्टम डेवलप करने चाह रहे होते हैं. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करूं तो अगर मैं बहुत सुपरफिशियली देखूं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एक यूजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं. यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जो कि नेचुरल लैंग्वेज में आपको आपका यूजर बताता है कि भाई मुझे ऐसी सर्विस चाहिए और मेरे जब ऑपरेशन हो तो ये ना हो, मुझे ये नहीं चाहिए. ठीक है. कस्टमर जो आपको बताता है वो आप लिख लेते हैं. अब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि यूजर ने जो आपको रिक्वायरमेंट बताई है वो सिस्टम पे आपको कैसे नजर आएगी. नहीं समझ आई होगी बात. ऐसे इसको ऐसे समझें कि जैसे यूजर कहता है
यूजर अपनी रिक्वायरमेंट आपको ये बताता है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 तरह के राइट्स हों। मेरा जो क्लाइंट आता है वो मेरी एप्लीकेशन को अलग तरह के आईडी पासवर्ड से ओपन, मेरा जो क्लाइंट आता है वो एप्लीकेशन को अलग तरह से देख रहा हो, और मेरा जो एडमिन है ना वो एप्लीकेशन को हर तरह से देख रहा हो, उसके पास हर चीज का व्यू हो। ठीक है, यूजर ने तो आपको सिंपल सा ये बता दिया कि मेरे पास 2 तरह के यूजर्स हैं, एक मेरा एडमिन है और एक मेरा क्लाइंट है। अब इस यूजर रिक्वायरमेंट की आप सिस्टम रिक्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? इस यूजर रिक्वायरमेंट की आप सिस्टम रिक्वायरमेंट ऐसे बनाएंगे कि आप उसको डिवाइड कर देंगे इस एक टास्क को। आप कहेंगे कि फ्रंट स्क्रीन पे 2 ऑप्शंस होंगे, जिसमें आप एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दैट आइदर यू आर अ क्लाइंट और यू आर अ एडमिन। अब जब आप क्लाइंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास अलग रिस्पेक्टिव विंडोज खुलेगी जिसमें सिर्फ उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ही होगी, और वो क्लाइंट्स के पास जो ऑथेंटिक राइट्स हैं उनको ही वो आगे रूट कर सकता है। बट जब आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे कि आपको किस क्लाइंट का डेटा देखना है, आपको मैनेजर एक्टिविटीज का डेटा देखना है, या आपको सिक्योरिटी एक्टिविटीज का डेटा देखना है। तो आपके पास ऑप्शंस अलग होंगे। ठीक है, तो जो मैंने सेकंड पॉइंट्स बताए जिसमें आप और माइन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को, वो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, और जो बिल्कुल सुपरफिशियल रिक्वायरमेंट होती है जो यूजर आपको देता है वो यूजर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये रही इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, एक तो मैंने सुपरफिशियल सी एक एग्जांपल दे दी थी आपको, ठीक है, बता के अब ये हम देखते हैं। देखें, जैसा कि मैंने कहा, हम यूजर रिक्वायरमेंट बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि यूजर आपको देता है, और सिस्टम रिक्वायरमेंट में आप उस पर्टिकुलर यूजर रिक्वायरमेंट को और ज्यादा डिग करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट सिस्टम पे कैसे आप लेके जाएंगे या सॉफ्टवेयर पे आप कैसे लेके जाएंगे। देखें, हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है कि द मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम shall generate monthly management reports showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month। अब देखें, यहाँ से आपको समझना होगा कि यूजर मुझसे कह रहा है कि एक मेडिकल हेल्थ केयर पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। पहली चीज क्या जनरेट कर रहा है? मंथली बेसिस पे मैनेजमेंट रिपोर्ट जनरेट हो रही है। मैनेजमेंट रिपोर्ट कैसे जनरेट की? मंथली बेसिस पे। शोइंग, क्या शो करेंगी वो? कॉस्ट ऑफ ड्रग्स, के क्या ड्रग्स दी गई हैं, उनकी क्या कॉस्ट है, और वो ड्रग्स कॉस्ट के साथ साथ ये भी बताई जाएंगी कि वो किस क्लिनिक से उस मंथ में प्रिस्क्राइब की गई है। मतलब ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें किसी एक पर्टिकुलर क्लिनिक का डाटा नहीं है, इसमें हर उस ड्रग की कॉस्ट आएगी जो उस सिस्टम में जितने भी एंटर्ड क्लिनिक्स है। देखिए ना, बाय ईच क्लिनिक मतलब एक से ज्यादा क्लिनिक्स होंगे, और जिस क्लिनिक ने भी जो भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब की उसकी कॉस्ट आपके पास हर मंथ के एंड में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, इस रिक्वायरमेंट में बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको डिग आउट करनी है। ठीक है, अब उसको आप जितने अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से इसकी खुदाई कर सकते हैं, इसको माइन कर सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन इसमें से मैं निकाल रहा हूँ। राइट, तो अब आप बताते हैं इसको, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखना शुरू करते हैं। तो आप ये कहेंगे जो लास्ट वर्किंग डे होगा हर मंथ का, तब आपके पास समरी आ जाएगी ड्रग्स की जो भी प्रिस्क्राइब की गई होंगी। ठीक है, उनकी कॉस्ट आएगी, एंड द प्रिस्क्राइबिंग क्लिनिक शैल बी जनरेटेड। वो क्लिनिक जनरेट होंगे जो प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं। द सिस्टम शैल ऑटोमेटिकली जनरेट द रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर 17.30 ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। मतलब ये टाइम आपने फिक्स कर दिया है, इस टाइम पे सिस्टम खुद ही आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा जो भी मंथ का लास्ट वर्किंग डे होगा उस पे। ठीक है, द रिपोर्ट शैल बी क्रिएटेड फॉर ईच क्लिनिक। ठीक है, होगा क्या? हर क्लिनिक के लिए रिपोर्ट को क्रिएट करना है, एंड शैल लिस्ट द इंडिविजुअल ड्रग्स नेम। ठीक है ना, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको रिपोर्ट चाहिए और उसमें कॉस्ट चाहिए ड्रग्स की। तो जब कॉस्ट चाहिए तो ड्रग का नाम भी तो होगा, तो ये आपको खुद सोचना है कि ड्रग का नाम आ रहा हो, उस ड्रग को कितनी दफा प्रिस्क्राइब किया है वो आ रहा हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली चाहिए कि आपको कॉस्ट चाहिए। तो जब तक आप ड्रग का आपको पता नहीं होगा कि कौन सी ड्रग है और उसको कितनी क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब किया गया है और उसका डोज कितना दिया गया है, तब तक आप उसकी टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, इट्स कॉमन सेंस थिंग, आपको खुद से डिग आउट करना है, ये आपको सोचना है बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद। ठीक है, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक नहीं समझ आएगा, आप डिग आउट नहीं कर सकते। राइट, सो ट्राई टू थिंक out of the box. So, and shall list the individual drug names and the total number of prescriptions, the number of doses prescribed, and then ultimately आप फिर इस सबसे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रग्स।
अब अगर ड्रग्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डोजेज यूनिट्स में कि ये डोज चाहिए, इसका ये डोज चाहिए, तो सेपरेट रिपोर्ट्स जनरेट होंगी हर डोज यूनिट की। देखिए ना, अब अगर वो कह रहे हैं कि आपको ड्रग्स की कॉस्ट निकालनी है, तो बेटा कुछ ड्रग्स ऐसी होगी जो जैसे कि आपके पास राइजिक होती है, कोई राइजिक का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो जिसकी ज्यादा तबीयत खराब होती है वो लेता है, किसी का वॉल्यूम कम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एज कम होती है लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है स्टमक में और एज फैक्टर कम है, तो उनको फिर हल्का डोज दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये डोज पे भी डिपेंड करता है कि राइजिक एक ही मेडिसिन है लेकिन वो डिफरेंट डोजेस में अवेलेबल होती है। इनफैक्ट ऑगमेंटन के लोगों को बड़े इश्यूज होते हैं कि उससे उनको उल्टा और मसला हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा गर्म दवाई है ना एक तरह की, तो उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट डोजेस आते हैं कि कोई छोटा बच्चा है तो वो हैवी डोज की ऑगमेंटन नहीं ले सकता, लेकिन अगर उसका किसी तरह की ऑपरेशन हुआ या कोई ऐसी ट्रीटमेंट हुई है जिसके लिए उसको क्योर करना है तो फिर उसको ऑगमेंटन तो देनी पड़ती है, लेकिन फिर वो कम डोज की देते हैं। तो मेडिसिन तो अलग हो गई ना, जहां उसका डोज चेंज हुआ वहां नेम सेम है बट मेडिसिन अलग हो गई, तो फिर उस हिसाब से भी आपको चेंजेस देखने पड़ेंगे कि कौन से डोज यूनिट की मेडिसिन किसको दी जा रही है, उस हिसाब से भी रिपोर्ट में चेंज आएगा। ठीक है, सो एक्सेस टू ऑल कोर्स रिपोर्ट्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स लिस्टेड ऑन अ मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल यूनिट। अब ये कहां से सोचा मैंने, ये कैसे लिख दी, एक्सेस टू ऑल कॉस्ट रिपोर्ट्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर्स लिस्टेड, ये देखें यहाँ देखें, shall generated monthly management reports showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month। ठीक है, अब होता है क्या, मैं बीमार हूँ, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं बीमार, हर इंसान चाहता है कि उसकी प्राइवेसी हो, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि अगर मेरी तबीयत खराब है या मैं बीमार हूं तो उसका 10,000 लोगों को पता चल जाए, उसका सबको पता चल जाए। तो जो भी रिपोर्ट जनरेट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी टू ऑथराइज यूजर्स, और वो सिर्फ वही देख सकते हैं जो कहाँ पे हैं, मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल में है। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो मंथली रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो क्या है, वो मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स है, ये सिर्फ रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास जानी चाहिए, ये यूजर्स के पास नहीं जानी चाहिए। यूजर्स को ना पता चले कि हम ट्रैक कर रहे हैं कि कितनी रिपोर्ट, कितनी मेडिसिन ली गई हैं और वो किस किस डोज से ली गई हैं और उसकी सेल क्या हुई और हमारी कॉस्ट क्या क्या, इसका यूजर को कोई सरोकार नहीं। और अगर यूजर के पास ये रिपोर्ट जाने लगी तो यूजर के पास काफी सारे लोगों का भी डेटा पहुंच जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आउट हो, राइट। तो इस रिक्वायरमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट ये बनती है कि ये जो रिपोर्ट है ये मैनेजमेंट की रिपोर्ट है, तो इसका राइट सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के पास ही होना चाहिए। जो मैनेजमेंट लेवल के ऑथराइज यूजर्स है ये रिपोर्ट सिर्फ वो ही देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि जाहिर है जब भी कोई बंदा मेडिकल स्टोर से आपके लेता है, कोई भी ड्रग लेता है तो उसकी भी डेटा एंटर होता है, जाहिर है उसके पास उसका एक कंप्लीट स्लिप होती है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन होती है और उसके नंबर से ही आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो आप किसी की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जब भी आपके पास मैनेजमेंट रिपोर्ट का टाइटल आएगा तो आपको खुद से ये सोच के लिखना है कि अच्छा मैनेजमेंट रिपोर्ट है, मतलब इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय ऑथराइज्ड यूजर्स, राइट। सो ये एक इसकी एग्जाम्पल थी जिससे आपको समझ आ जाए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के रीडर्स कौन कौन होते हैं। एक आपका होती है यूजर रिक्वायरमेंट्स, दूसरी होती है आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यूजर रिक्वायरमेंट्स को आप बनाते हुए, डिजाइन करते हुए हमेशा ये सोचें कि यूजर रिक्वायरमेंट्स को मेरा क्लाइंट पढ़ेगा, तो ऐसी हो कि मेरी क्लाइंट की समझ आ जाए, ठीक है ना। अब अगर ये वाली चीजें मैं क्लाइंट के आगे रख दूंगी जो कि एक नॉन टेक्निकल बंदा है, तो वो ये वाली सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कैसे समझ पाएगा, उसको तो चक्कर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन वो ये सिंपल सी बात समझ सकता है, वो कहता है हाँ ऐसा ही चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यूजर रिक्वायरमेंट जो मुझे लिखनी है वो इस हिसाब से लिखनी है कि यूजर रिक्वायरमेंट्स को मेरे क्लाइंट मैनेजर्स, मेरे सिस्टम एंड यूजर्स, क्लाइंट इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर्स और सिस्टम आर्किटेक्ट्स देख रहे होंगे, लेकिन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को मेरा प्रैक्टिशनर्स भी देख रहे हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को मेरे क्लाइंट इंजीनियर्स देख रहे हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को मेरे आर्किटेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, सिस्टम एंड यूजर्स देख रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट यूजर्स नहीं, ठीक है। सो ये उस हिसाब से होनी चाहिए कि डेवलपर्स समझ लें, नेटवर्क इंजीनियर्स समझ लें, राइट। सो आपको ये इस बात को देखते हुए लिखनी होगी। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे आगे अपने सिनेरियोज को लिखते हुए, हम जो सिनेरियोज को ब्रेक करेंगे तो वो दो तरह के रिक्वायरमेंट्स में करेंगे। एक होती है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, दूसरी होती है हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर बेटा आता है यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्यों, ये क्या बात हो, ये बात होती है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली स्टेटमेंट होती हैं
वो सारी स्टेटमेंट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, जिसमें आप बता रहे होते हैं कि सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा और कैसे प्रोवाइड कर रहा होगा, क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे, और किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि सिस्टम ये नहीं कर रहा होगा, सिस्टम ये काम ऐसे हैं जो सिस्टम हमारा प्रोवाइड नहीं कर रहा है सर्विस। बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें वो सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जो आप सर्विसेज पे लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कहते कि व्हाट द सिस्टम डू एंड व्हाट द सिस्टम शुड नॉट डू। इस विंडो से इस विंडो पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, फिर उस लिस्ट में से हम देखेंगे क्या कॉस्ट है, क्या टाइम है। यहाँ पर जो लिस्ट आ रही होगी उसमें ये ड्रग्स होंगी, उनका ये नाम होगा, उनकी कॉस्ट होगी, फिर उनका डोसेज होगा। नो, इट्स ऑल अबाउट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कि सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और सिस्टम की क्या कंस्ट्रेंट्स है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि सिस्टम पे कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, मीन्स टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स, डेवलपमेंट प्रोसेस के कंस्ट्रेंट्स, स्टैंडर्ड कंस्ट्रेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ऑफन अप्लाई टू सिस्टम एज होल रादर देन इंडिविजुअल फीचर्स और सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप एक एक यूजर रिक्वायरमेंट को और एक एक सिस्टम रिक्वायरमेंट को लेते हुए चलते हैं ना, नॉन फंक्शनल में ऐसा नहीं होता। नॉन फंक्शनल ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा इसमें पूरी सर्विस के कंस्ट्रेंट की बात होती है। इससे क्या मुराद है, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि सिस्टम 30% ऑफ द टाइम नॉन ऑपरेशनल रह सकता है, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कहती हूं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस मुझे 69% चाहिए एटलीस्ट, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और वो जो पूरा हमने एक चार्ट देखा अभी यूजर रिक्वायरमेंट का और सिस्टम रिक्वायरमेंट का, वो सारी की सारी होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जिसमें आप कंस्ट्रेंट नहीं बताते, जिसमें बस सर्विसेज बताते हैं। अब इसको और डीपली देखते हैं। फंक्शनल क्या बोला मैंने, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को बताती है, मींस सिस्टम की सर्विसेज को बता रही होती हैं, राइट। सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सपेक्टेड यूजर्स एंड द टाइप ऑफ सिस्टम वेयर द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड। आपके पास फंक्शनल यूजर रिक्वायरमेंट्स हाई लेवल भी हो सकती हैं जो ये बताती हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है, और फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, वो डिस्क्राइब करती हैं उस पूरी बात को जो आपने यूजर रिक्वायरमेंट में मेंशन करी होती है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करती है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसा कि आपने पीछे एग्जांपल में देखा। ठीक है, अब अगर मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल देखूं तो इसमें क्या है, अ यूजर शैल बी एबल टू सर्च द अपॉइंटमेंट्स लिस्ट फॉर क्लिनिक्स। ये क्या है, एक यूजर रिक्वायरमेंट है। The system shall generate each day for each clinic a list of patients who are expected to attend appointments that day. ये भी एक यूजर रिक्वायरमेंट है। Each staff using the system shall be uniquely identified by his or her 8-digit employee card number. ये सारी क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इन यूजर रिक्वायरमेंट्स में इम्प्रिसिशन के चांसेस होते हैं। कैसे कि जब भी आप प्रॉब्लम को, जब भी आप अपनी रिक्वायरमेंट को यूजर, ये सारी जो 3 मैंने यूजर रिक्वायरमेंट देखी, इसमें आप देखें कि जब भी आप प्रिसाइसली डिफाइन नहीं करते, तब आपके पास कोई ना कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है जो एम्बिगुअस होती है, राइट। मे बी आप जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं उससे किसी और के दिमाग में कोई और कॉन्सेप्ट बने जो कि आपके दिमाग में नहीं होता, राइट। सो कंसीडर द टर्म सर्च इन रिक्वायरमेंट 1। देखिए, The user shall be able to search the appointments list for all clinics. अब अपॉइंट यहाँ लिखा हुआ सर्च कर सकता है अपॉइंटमेंट्स लिस्ट फॉर ऑल क्लिनिक्स, बट यूजर इंटेंशन क्या है, सर्च फॉर अ पेशेंट नेम अक्रॉस ऑल अपॉइंटमेंट्स इन ऑल क्लिनिक्स। यूजर क्या सोच रहा है कि मेरे पास एक पेशेंट है जारा, अब जारा को जितने भी क्लिनिक्स रजिस्टर्ड हैं इस सिस्टम में, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में जितने भी शहर के क्लिनिक्स रजिस्टर्ड हैं, उन सब जगह मुझे पेशेंट का नेम ढूंढना है। लेकिन डेवलपर इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करेगा कि सर्च फॉर अ पेशेंट नेम इन एन इंडिविजुअल क्लिनिक, यूजर्स चूजेस क्लिनिक देन सर्च। ठीक है, पहले आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा कि पहले आप अपना क्लिनिक तो बताएं जिसमें आपने विजिट करा, फिर वो उस क्लिनिक में विजिट को क्लिक करेगा कि अच्छा ये क्लिनिक है, इसमें मैं विजिट करता हूँ, फिर उस हिसाब से उस क्लिनिक में सर्च होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक पेशेंट का नाम से अगर पेशेंट सर्च करना चाह रहा है और आप वो सारे क्लिनिक्स में सर्च करना शुरू कर देंगे, तो आपका तो सिस्टम सर्च इतनी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी कि आपका सिस्टम ही हैंग हो जाएगा या टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर कोई बड़ा सर्वर भी यूज कर ले तो। ठीक है, तो ये कुछ इम्प्रिसिशंस होती हैं जिसको आपको भी देखना होता है कि आप
कस्टमर को बता दें कि भाई रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं ऐसे होती है, हम इसको चेंज करें, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दी थी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि हमें 80% रिलायबिलिटी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम चाहिए तो कितना कम चाहिए, हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स कितनी जीबी है, हमारी इनपुट डिवाइस की कैपेबिलिटी हमें कैसी चाहिए, हमें कितना बड़ा हार्ड, हमें कितनी ज्यादा हाई कैपेसिटी का डेटाबेस रिक्वायर है, ठीक है, क्या हमारी प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स जो है कैसी हमारी आईडी होगी, हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चाह रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट मेथड कैसा होगा, ये हर चीज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती है। और कभी कभी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मीट कर दें, फंक्शन पूरा इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही बताएं कि जैसा आपका यूजर चाहता है, लेकिन अगर यूजर ने कहा है कि परफॉर्मेंस 80% चाहिए और वो सारा का सारा आईडी आपने जो बनाया है वो आपको 68% परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपका यूजर कहेगा 0, आपने कोई काम नहीं किया जब आपने परफॉर्मेंस ही मुझे वो नहीं दी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे, कि अगर ये मीट नहीं होती तो आपका सिस्टम यूजलेस भी हो सकता है, राइट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वी हैव। इसको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने से बहुत बेहतर था कि मैं आपको ये चार्ट दे दूं और आप देख लें कि 3 टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास। ओके, सो वो 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स जिस पर आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेस करती हैं वो है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, मींस द रिक्वायरमेंट्स व्हिच स्पेसिफाइड दैट द डिलीवर प्रोडक्ट मस्ट बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, जैसे कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम कितना चाहिए, रिलायबिलिटी कितनी चाहिए, ठीक है। या और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, दैट रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर कंसीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, या फिर क्या कहते हैं क्या प्रोसीजर्स होंगे, हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है वो किस जगह पे जाके डिप्लॉय होगा, हो सकता है वो किसी ओपन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो रहा हो सकता है वो किसी क्लोज एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो रहा हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे डिप्लॉय हो रहा हो जिसकी वजह से आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी पड़ी हो। तो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपका सिस्टम डिप्लॉय कहाँ हो रहा है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या हैं, या कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं तो वो आपको पता हो। देन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, दे आर बेसिकली दोज विच अराइज फ्रॉम फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे कि इंटरऑपरेबिलिटी है, आपके पास इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स से यहाँ क्या मुराद है बेटा, इसका यहाँ ये मतलब होता है इसका कि कोई गलत बंदा अनऑथेंटिकेट यूजर पेनिट्रेट ना कर सके, आपका सिस्टम सिक्योर हो, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती हैं, इसीलिए इसका मीट होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ये सब मैंने अभी डिस्कस किया है कि कितना ज़रूरी होता है इसका, और ये ओवरऑल सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है उसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बता रही होती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इट्स एग्जाम्पल हम उसी की लेंगे जो हमने अभी देखा था कि पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो था मेडिकल हेल्थ केयर पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में ही हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या हो सकती है। एग्जाम्पल इज कि अगर मैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जो सिस्टम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो सारे क्लिनिक्स के लिए ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे 8:30 से शाम तक अवेलेबल हो, और डाउन टाइम विद इन नॉर्मल वर्किंग आवर्स शैल नॉट एक्सीड 5 सेकंड्स इन एनी वन डे, ठीक है। अब इन 5 दिनों में अगर किसी भी वक्त कोई सिस्टम आपका डाउन हो भी जाता है तो वो 5 सेकंड्स के अंदर अंदर अप हो जाए। अच्छा, अब इसकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट क्या आएगी, जिसका ताल्लुक ऑथेंटिसिटी से भी होता है। सो यूजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर shall authenticate themselves using their health authenticity identity card, ठीक है, कि उनको एक कार्ड दिया होगा, उससे वो अपने आप को ऑथेंटिक करवा लेंगे कि भाई ये मेरा कार्ड है, ठीक है। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि द सिस्टम शैल इम्प्लीमेंट पेशेंट प्राइवेसी प्रोविजंस एज सेट आउट इन HSTN 03-2006 प्राइवेटली, राइट। तो ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट हो गई कि वो पहले से ही पेशेंट प्राइवेसी प्रोविजंस को सेट आउट कराएंगे, ये उसकी एक मेजर लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये मेजर क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, इसकी आप टेंशन नहीं ले, ये इट्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग एन एग्जाम्पल, राइट। ये आपको, ये मैंने खुद से एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, ये कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। जब हम सिनेरियो करेंगे तो वहां फिर आपके पास प्रॉपर फुल फ्लेज सिनेरियो गिवन होगा, उससे आप खुद लिख रहे होंगे, ठीक है।
सो मैट्रिसेस फॉर स्पेसिफाइंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो मैट्रिसेस हैं कि भाई मैं कैसे ढूंढूं किसी सिनेरियो में कि क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आप स्पीड से देखेंगे कि कैसी स्पीड चाहिए। आप सिर्फ आप ये नहीं लिख देंगे द स्पीड शुड बी हाई, ये आपको अब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको बाकायदा लिखना कि कितनी प्रोसेस ट्रांजेक्शंस आपको चाहिए पर सेकंड में, क्या आपका यूजर इवेंट रिस्पॉन्स टाइम है, क्या आपका स्क्रीन रिफ्रेश टाइम है, साइज आपको चाहिए ज्यादा चाहिए या कम चाहिए तो कितना ज्यादा चाहिए, कितनी नंबर ऑफ चिप्स चाहिए, ईज ऑफ यूज होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ईज ऑफ यूज नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या होने चाहिए, ट्रेनिंग टाइम आपको कितना चाहिए। ठीक है, जब ईज ऑफ यूज है तो आप प्रॉपर बताएं, सिर्फ ये ना लिख दें इट्स वेरी इजी टू यूज, नो यू नीड टू टेल देम कि आपको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम लगेगा। आप 5 मिनट में इसकी ट्रेनिंग कर लेंगे, आप 10 मिनट में इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे, या हमारा ट्रेनिंग ट्यूटोरियल जस्ट 5 मिनट्स का है जिसमें आपको पूरा ये समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से यूज करना है। रिलायबिलिटी हाई चाहिए तो बताएं कि इसका मीन टाइम टू फेलियर कितना है, कितने % प्रोबेबिलिटी है कि इतने टाइम तक ये अवेलेबल रहेगा, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, रोबस्टनेस अच्छी है तो कितनी अच्छी है, उसके मेजर्स प्रॉपरली बताएं, पोर्टेबिलिटी है तो कितने टारगेटेड सिस्टम्स तक ये पोर्टेबल रहेगा। ठीक है, ये सब प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड लेट मी एक्सप्लेन यू द एंटायर इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को मैं एक प्रोसेस कहती हूँ, वो इसीलिए कहा जाता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, देन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये पूरा एक प्रोसेस के स्टेप्स हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस प्रोसेस में आपके पास क्या आता है, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को डिस्कवर करते हो, देन क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज करते हो कि अच्छा ये इस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद देखते हैं कि किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी हाई है, किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी लो है, निगोशिएट करते हैं कि भाई हमें ये वाली रिक्वायरमेंट हाई प्रायोरिटी लग रही है, क्या आप सबको भी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, तो ये प्रॉपर नेगोशिएशन होती है। देन आप फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के फेज में चले जाते हैं। ओके, सो ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे जब भी आते हैं ना आप लोग, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आप पर्टिकुलरली यूजर और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनता है, राइट। सो और इसमें जो यूजर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इस पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद ये अंडरस्टैंडेबल हो, इसमें आपको कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, और ऐसी हो कि यूजर जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है वो उसको समझ सके, और ऐसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो जो बहुत डिटेल्ड में हो और उसमें सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो, राइट। किसमें हो टेक्निकल इंफॉर्मेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में। and the requirements may be part of a contract for the, as you know, system development, so it is therefore important then that these are as complete as possible, right। so ये वो complete process है आपका जिसको मैं requirement elicitation एंड एनालिसिस कहती हूँ। देन आपके पास बारी आती है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज टोटली कंसर्न विद के आपके रिक्वायरमेंट्स जो आपने डिफाइन करी हैं वो वही हैं जो कस्टमर चाहता है या नहीं, राइट। सो रिक्वायरमेंट एरर्स बिल्कुल होते हैं, और अगर वो हो जाते हैं और वो लोअर लेवल पे आप खत्म नहीं करते तो उससे बहुत ज्यादा बड़े लेवल के प्रॉब्लम्स आकर बाद में हो सकते हैं, तो उसको इनिशियल लेवल पे फिक्स करना बहुत जरूरी है। देन द लास्ट पार्ट, the last phase of this whole process of requirement engineering is management, requirement management। ये basically ऐसा process होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि जो requirements change हुई हैं during the requirement engineering process वो मैनेज कैसे होंगी, वो आगे चल के कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर सकती। सो न्यू रिक्वायरमेंट्स इमर्ज एज अ सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड एंड आल्सो इट हैज गॉन इनटू यूज। तो आपका बहुत जरूरी है आपके लिए एज एन इंजीनियर कि आप ट्रैक रखें इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स का, और जो रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है उनका कि उनका लिंक खराब ना हो, उनकी प्रायोरिटी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हर रिक्वायरमेंट का आपके सिस्टम पे इक्वली इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो दिस द होल प्रोसेस इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जिसमें आपके पास ये 4 पार्ट्स हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू अ सिनेरियो। इस सिनेरियो को आपको गौर से पढ़ना है कि हमारे पास एक बेस ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है टाइम और टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको आप टू डू लिस्ट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, टू हेल्प्स इन गेटिंग व्हाट work done in less time. It increases one's personal and professional productivity, drawing much of their attention to most important tasks, which gives 80% of successful results. One can use Best Organizer to manage their tasks and times both at home and at work. ठीक है, आप कहीं भी हो आपको वो आपका काम मैनेज करके देगा। अब इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप कर क्या सकते हैं, अपना काम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट इज वंस राइट हैंड इन, एक दफा वो आपके हाथ में आ जाए तो फिर आपको क्या करना है,
आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, मीटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी प्लानिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? प्रायोरिटाइज करेंगे, सेटिंग करेंगे, डेडलाइंस देखेंगे क्या क्या है, राइट। सो बेस्ट ऑर्गेनाइजर उन लोगों के लिए है जो अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं, और वहाँ रिकमेंडेड है जहां आप जहां आप चाह रहे हो कि अपने काम को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजर नहीं है, ये एक प्लानर भी है, एक नोटपैड भी है, और उसमें सारी एप्लीकेशंस कंबाइन करी हुई हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजर भी, प्लानर भी, नोटपैड भी, सही है। आपकी रोजमर्रा के काम करेगा, आपकी लाइफ को ऑर्डर में लेकर आएगा, आपके टास्क को कोशिश करेगा कि वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, आपको रिमाइंडर्स देगा, ठीक है। और आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को, टाइम को, मनी को सेव करने के लिए ये डिजाइन करना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि आपको इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, ठीक है। सारी नहीं, कोई भी 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख लें फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कोई भी एक, ठीक है। ये आपका टास्क है कि आपको इसकी 4 फंक्शनल और 1 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी, ठीक है। अब इसके लिए आपको काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है, ठीक है। किसके लिए? फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखने के लिए और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखने के लिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के 2 पार्ट्स होंगे। पहला क्या होगा? यूजर रिक्वायरमेंट, और उस पर्टिकुलर यूजर रिक्वायरमेंट की डिटेल्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, यही होगा। एक यूजर रिक्वायरमेंट होगी जिसकी कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि सिस्टम से रिलेटेड होंगी। फिर दूसरी यूजर रिक्वायरमेंट आएगी, उस यूजर रिक्वायरमेंट की मजीद सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी। इस तरह करते करते आपको 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एक यूजर रिक्वायरमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी। ओके, सो लेट मी ओवरव्यू होल्डिंग अगेन कि आपका टास्क ये है कि आप इसको केयरफुली रीड करें वन मोर टाइम। देन आपको इससे 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है और 1 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम आपके पास 4 यूजर रिक्वायरमेंट्स होंगी और उसके साथ ही उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट भी होगी, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट एक होगी और उससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, माइन कर रहे होंगे मजीद सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बिल्कुल आपको ये करना है, खुद से करना है। आफ्टर जब आप ये कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हम फिर इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।